जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। मेरा नाम योगेश केमनी, आपका मैक्सवेल भैया, मैक्सवेल सर। बच्चों, आज जो क्लास 03 हम शुरू कर रहे हैं, जो कि हमारी लास्ट क्लास है स्केलर एंड वेक्टर की, इसके बाद हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे। सारे कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम लगा चुके हैं। हमने लास्ट क्लास में प्लस करना सीखा था कि किस तरीके से एडिशन होता है वेक्टर्स पर, किस तरीके से वेक्टर एडिशन होता है, रिजल्टेंट निकालना सीखा था, परिणामी आपको मैंने बताया था कि किस तरीके से परिणाम निकालना है। जिसने वीडियो नहीं देखी वो प्लीज जाके देखिए, वेक्टर 2 का लेक्चर है, ठीक है। एयरफोर्स एक्स ग्रुप, मैक्सवेल सर या मैक्सवेल भैया या मैक्सवेल सर अकेडमी पर आप देख सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं दोस्तों आज कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर की, सदिशों के घटक। अब ये घटक क्या होता है जरा इसको ध्यान से समझना। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों, कभी आप लोगों ने सूटकेस खींचा है? एक एग्जाम्पल देता हूं, कभी आपने कोई सूटकेस खींचा है? तो जब आप इस सूटकेस को खींचेंगे तो आप इसको ऐसे खींचते हैं ना, टेढ़े में, टेढ़े ही तो बोलते हैं, ऐसे ऐसे लेके चलते हैं। देखो ऐसे तो लेके चलते हैं सूटकेस को, ऐसा आपका हाथ होता है, सूटकेस यूं चल रहा होता है। यानी कि आप एक सूटकेस पे कोई फोर्स लगा रहे हो, और फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। यानी कि आप एक बल लगा रहे हो सूटकेस पे, और जो ये बल लग रहा है ये क्या है? एक सदिश राशि है। अब ये जो सूटकेस आप खींच रहे हो, आप तो टेढ़े खींच रहे हो, लेकिन अगर आप इसको गौर से देखोगे तो ये सूटकेस ऊपर की तरफ बैलेंस भी है। भाई आपने अपने हाथ से पकड़ा है तो ऊपर की तरफ बैलेंस भी है। छोड़ोगे तो आप इस सूटकेस को कैसे छोड़ोगे? ऐसे थोड़ी छोड़ दोगे, गिर जाएगा। इसको वापस जाके सीधा कर दोगे, तब तक ये टायर पे है अपने, और ऐसे चल रहा है सूटकेस। यानी कि आप फोर्स ऐसे लगा रहे हो जिसके कारण सूटकेस आगे भी चल रहा है और ऊपर की तरफ भी बैलेंस्ड है। यानी कि ये जो आपने लगाया हुआ बल है, अगर मैं इसको बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ देखूं तो ये फोर्स इस सूटकेस को आगे की तरफ भी खींच रहा है, और इस फोर्स ने इस सूटकेस को भैया बैलेंस बनाकर भी रखवा रखा है, ऊपर से नीचे न गिर जाए, थोड़ा सा टिका रहे ऊपर की तरफ। यानी कि लगा आप टेढ़े में फोर्स रहे हो, लेकिन इसके कारण ये आगे भी चल रहा है और ये सूटकेस बैलेंस भी है। तो दोस्तों यही चीज जब देखी गई तो इसी को बोला गया कि ये जो फोर्स है ये रिस्पॉन्सिबल है इस ब्लॉक को या इस सूटकेस को आगे खींचने के लिए, और यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इसको बैलेंस करने के लिए भी। तो इन्हीं चीज को हमें यहां पर घटक के फॉर्म में तोड़ देना है। उदाहरण पे अगर मैं आपसे कहूं तो दोस्तों इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल। क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल। जो जमीन में ऐसी लाइनें होती है ना जहां पर हम चलते हैं, ये हॉरिजॉन्टल है, जिसको हम क्षैतिज कहते हैं, ठीक है। और ये हो गया हमारा वर्टिकल, यानी कि ऊपर की तरफ। जैसे खंबे खड़े होते हैं ना, खंबे, हम कैसे खड़े हैं जमीन पे? वर्टिकल। हम चल कैसे इस जमीन पे रहे? तो हॉरिजॉन्टल जमीन पे हम चल रहे हैं, पर हम हैं कैसे खड़े? वर्टिकल। तो ये वर्टिकल हो गया। तो इस हॉरिजॉन्टल यानी कि इस क्षैतिज के साथ मैंने मान लिया कि ये बल थीटा कोण बना रहा था। भाई हॉरिजॉन्टल के साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल के साथ बनाए, मान लेते हैं भैया वर्टिकल के साथ, ये जो ऊपर लाइन जा रही है वर्टिकल, इसके साथ ये एंगल अल्फा बना रहा है, ठीक है। थोड़ा सा फील करवा देता हूं मैं आपको इस बात को कि हॉरिजॉन्टल क्या है और वर्टिकल क्या है दोस्तों। तो एक सेकंड, मुझे एक पेन की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, मेरे पास है यहाँ पे ये पेन। तो ये तो हो गया दोस्तों हॉरिजॉन्टल। देखो ये हो गया हॉरिजॉन्टल, ठीक। आपने फोर्स लगाया था यूं टेढ़ा, आप तो यूं लगा रहे थे, जिसके कारण ये सूटकेस आगे जा रहा था। आप तो यूं खींच रहे हो ना, आपको थोड़ी पता है, आप तो यूं खींच रहे हो, भाई हाथ टेढ़ा आपका, खींच रहे हो ये। तो ये जो कोण यहां पर बन रहा है, ये जो एंगल यहां पर बन रहा है, आप देख पा रहे होंगे, ये एंगल शायद देख पा रहे हो, ये एंगल जो बन रहा है, ये एंगल, ये आपका है हॉरिजॉन्टल के साथ का एंगल, और ये है हमारा वर्टिकल। यानी कि ये जो बल आपका है ये दो कंपोनेंट में टूट रहा है। ये जो बल आपका है, ये जो बल है, ये दो घटक में टूट रहा है, जिसके कारण ये सूटकेस भैया आगे को गया, और ये सूटकेस ऊपर भी टिका हुआ है। अगर छोड़ोगे तो पटाख से गिर जाएगा, या फिर तो आपने पकड़ा है क्योंकि ये ऊपर की तरफ बैलेंस है। आप इसको ऐसे खींच रहे हो, ये जो काला पेन है ना बीच में जा रहा है, आप इसको खींच ऐसे रहो, जिसके कारण ये सूटकेस आगे भी जा रहा है, ऊपर भी। तो ये है हॉरिजॉन्टल के साथ का एंगल, ये आप देख पा रहे होंगे, और ये है वर्टिकल यानी कि ऊपर वाले के साथ का एंगल, ठीक। तो इन्हीं कंपोनेंट को बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट। तो मैंने कहा भाई हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाया है, वर्टिकल के साथ अल्फा। आपका मन, आप ऊपर अल्फा थीटा कुछ भी ले लो। जो बात आपको ध्यान में रखनी है वो दोस्तों ये रखनी है कि आपका फोर्स का, जो आप फोर्स लगा रहे हो, उसका कौन सा हिस्सा या उसमें से कितना फोर्स इसको आगे ले जा रहा होगा, और उसमें से ही कितना फोर्स इसको ऊपर बैलेंस कर रहा होगा। भाई लगा तो आप ही रहे हो ये बल, और कैसे में लगा रहे हो? टेढ़े में। अब क्या सारा बल सर उसको खींचने में लग रहा है? नहीं सर, उस बल का कुछ हिस्सा इसको सीधा करके रखने में काम आ रहा है, और कुछ आगे चलाने के काम आ रहा है। यानी कि आप जितना फोर्स लगा रहे हो उससे वो ऊपर भी टिका हुआ है और आगे भी चल रहा है। ये बात याद रखना। यानी कि फोर्स का हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्स का हो गया यहां पर थोड़ा सा विभाजन।
कुछ उसको सीधा कर रहा है और कुछ उसको आगे की तरफ ले जा रहा है। तो दोस्तों कौन सा घटक आगे की तरफ ले जाएगा और कौन सा इसको स्ट्रेट सीधा रखने की कोशिश करेगा, उसी को हम घटक समझते हैं। तो ये लगाया भैया आपने फोर्स। दोस्तों ये दोनों के दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपस में 90 डिग्री में होते हैं। लेट अस कंसीडर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बन रहा है थीटा। ठीक, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बन रहा है थीटा। तो आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी बचपन में जिसको हमने पाइथागोरस थ्योरम का नाम दिया है कि अगर एक 90 एंगल का ट्राइंगल होता है, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल होता है, तो दोस्तों राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि किसी राइट एंगल यानी कि लंबकिया, या मैं कह सकता हूं 90 डिग्री, ठीक है, ट्राइंगल में अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो इसके सामने होता है हाइपोटेनियस। ठीक, अगर इस एंगल को आप कंसीडर कर रहे हो, ये वाला कोण आप ले रहे हो, तो इसके सामने होता है दोस्तों परपेंडिकुलर। क्या परपेंडिकुलर फिक्स होता है? नहीं, परपेंडिकुलर भैया एंगल के अनुसार चेंज होता है, जिसको हम कहते हैं लंब। ठीक है, तो ये है थीटा। अगर मैं इस कोण को मान रहा हूं तो इस कोण का लंब ये रहा। अगर ये एंगल अल्फा होता तो अल्फा का लंब ये होता, यानी कि अल्फा के लिए परपेंडिकुलर ये होता। यानी कि परपेंडिकुलर और बेस, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस यानी कि लंब और आधार आपके बदल जाते हैं। ठीक, तो थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर ये रहा, यानी कि ये लंब है। ठीक है, मैं अल्फा हटा रहा हूं, अल्फा जस्ट हटा रहे हैं हम लोग, और ये बचा बेस दोस्तों, यानी कि आधार। और 90 के सामने हमेशा होता है कर्ण। ठीक, तो ये हमारे पास है। तो अगर दोस्तों मेरे पास कर्ण हो, अगर मेरे पास कर्ण हो यानी कि मेरे पास हाइपोटेनियस हो, तो मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, कुछ मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिसको हम कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास हैं, जिनसे हम दूसरी साइड्स निकाल सकते हैं, जिनसे हम दूसरी साइड्स निकाल सकते हैं। तो वही हमने यहां पर लगाना है जो क्लास 10th में आपने पढ़ा है कि सर अगर मुझे बेस निकालना है और मेरे पास हाइपोटेनियस है, यानी कि मुझे आधार निकालना है और मेरे पास कर्ण है, तो मैं कौन सा फंक्शन सोचूं? तो आप बोलोगे सर हमने पढ़ा था पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले क्लास 10th में, और आप कह रहे हो कि बेस है और हाइपोटेनियस है। आपने बोला सर मैंने पढ़ा है आधार बटा कर्ण जो होता है वो कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है। हाँ सर, तो सर हाइपोटेनियस का मामला है तो इसको यहां भेज दो, तो बेस निकल जाएगा h कॉस थीटा। बिल्कुल, h यहां पर है कर्ण। जरा वापस आओ, क्या थीटा ये है? हाँ सर है। ये क्या होगा? थीटा के सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर यानी कि लंब। मुझे क्या निकालना है? इस बल का ये वाला हिस्सा, यानी कि ये बेस है, यही आधार है इस वाले त्रिभुज में ना, यही आधार है। और आधार कैसे निकल रहा है? h cos थीटा से। सर h क्या होता है सर? हाइपोटेनियस के सामने, सॉरी 90 के सामने, यानी कि 90 के सामने तो मुझे ये फोर्स दिख रहा है, तो मैं क्या इसको f cos थीटा बोल दूंगा, यानी कि मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है f cos थीटा। सिंपल, यानी कि कौन सा फोर्स इसको आगे लेके जा रहा है दोस्तों? तो f cos थीटा। मैं चाहूं तो आपको इसको रटवा सकता था कि सीधे याद कर लो, जैसे कि अभी आज से पहले भी मैं बता ही रहा था, ठीक है, बट ये बात याद रखिएगा, इस तरीके से निकलता ही ये साइड। अगर आप यहां पर अल्फा ले लेंगे, ये आपका क्या बन जाएगा? देखो यहां पर अल्फा ले लो, यहां पर अल्फा ले लो, ये भी आपका क्या बन जाएगा? बेस, तो ये f cos अल्फा बन जाएगा। अगर आप इसको अल्फा ले लेते हैं, ये वाली साइड आगे ड्रॉ करें, ये फोर्स जा रहा है, ये 90 डिग्री है, 90 के सामने हाइपोटेनियस, सर ये अल्फा का परपेंडिकुलर ये वाली साइड होगी, ये होगा लंब, तो लंब ये रहा सर, तो ये कैसे निकलता है? f cos अल्फा से। यानी कि मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि सर अगर यहां पर मुझे f दिया था और इसके साथ थीटा एंगल चिपका था, जिन दो साइड के बीच थीटा एंगल चिपका है, तो f और खाली वाली साइड देखो जहां पर एंगल थीटा चिपका है वो वाली हो जाती है cos थीटा।
अब अगर इसी ट्राइंगल में आप इसको आगे लेंगे तो ये परपेंडिकुलर है ना दोस्तों, ये बात समझ लेना कि अगर एंगल फंसा है तो वो वाली साइड हो जाती है कॉस थीटा, अगर एंगल फंसा है तो वो वाली साइड हो जाएगी कॉस थीटा। अब थीटा की जगह यहाँ अल्फा है तो अल्फा लगा दो, अगर बीटा होता तो एफ कॉस अल्फा बन जाएगा। अब मैं बात करता हूं सर, अगर थीटा के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको निकाला जाए तो निकालो दोस्तों थीटा के हिसाब से। अब बताओ, हाइपोटेनियस तुम पर है, सामने है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस तो सर साइन थीटा होता है, लंब बटे कर्ण तो साइन थीटा होता है। सर लंब निकाला जाएगा एच साइन थीटा से, और एच तो सर यहाँ पर एफ है, तो हमारे पास सर ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड जो है ये होगी एफ साइन थीटा, यानी कि अगर ये थीटा है तो ये वाली साइड होगी एफ साइन थीटा। ओके सर, यानी कि दोस्तों ये हो गई एफ साइन थीटा, ये भी एफ साइन थीटा। अच्छा ठीक है, ये समझ में आता है। सर ये वाली साइन अल्फा के तौर पे बताना, सर ये वाली साइड अल्फा के तौर पे बताना, अल्फा में कैसे लिखेंगे? तो दोस्तों कुछ मत करना, एफ साइन अल्फा है, ऐसे कैसे खींच लो, सेम टू सेम बन जाएगा। तो मेरे यहां पर कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर कभी भी किसी जगह पर आपको फोर्स दे दिया जाए या कोई ए वेक्टर दे दिया जाए, ए वेक्टर, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट खुश होके कॉस कॉस मत लगा देना, पहले देखना एंगल कहां पे है, कहीं पे भी कॉस और साइन मत चिपका देना कि अरे हॉरिजॉन्टल तो कॉस थीटा होता है, वर्टिकल साइन, ना 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 मुन्ना ना, तो सबसे पहले एंगल देख रहे भाई, एंगल कहां है। अगर एंगल थीटा यहां दे रखा है तो जो दोनों के बीच थीटा दे रखा है, ए बीच में जा रहा है, हाँ सर, तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा, तो खाली बची हुई साइड होगी ए साइन थीटा। मेरी बात सुनना ध्यान से, ऐसे अपने मन से मत लगा देना कि हॉरिजॉन्टल तो कॉस ही होगा। भैया अगर ये एंगल थीटा दे देता और ये फोर्स दे देता, तो अब बताओ दोस्तों इसका ये वाला कंपोनेंट कौन सा होता? तो सर थीटा इनके साथ चिपका है तो एफ कॉस थीटा, और सर ये खाली है तो एफ साइन थीटा। अगर मैं यहां पर आपसे कहूं कि एक वेक्टर बी जा रहा है जो इसके साथ हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल अल्फा बना रहा है, तो बताओ इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? तो अब आप बोलोगे बी कॉस अल्फा, क्योंकि बी वाले का इस वाली साइड के साथ अल्फा एंगल बन रहा है, तो जहां पर एंगल, जिन दो साइड्स के बीच एंगल है वो आप लोगे। बचा हुआ कौन सा होगा दोस्तों? ये वो हो जाएगा बी साइन अल्फा। लेकिन यही चीज सेम टू सेम दोस्तों यहां पर इस तरीके से हो कि बी ये रहा, लेकिन इस बार अल्फा एंगल यहां बन रहा है, इस बार अल्फा वर्टिकल के साथ बन रहा है। तो आप देखो, एक साइड बी, एक साइड ये, एंगल बीच में, जिसके साथ एंगल चिपका है, जिस साइड के साथ एंगल चिपका है उसको बोलोगे आप कॉस, और जिसके साथ खाली है वो होता है साइन। ये आपको कंपोनेंट निकालने आने चाहिए। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं तो जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से हम कंपोनेंट निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको पूरी चीजें क्लियर होनी चाहिए कि मैंने कहा एक ए वेक्टर है जो हॉरिजॉन्टल क्षैतिज के साथ अल्फा एंगल बना रहा है और जो वर्टिकल के साथ बीटा एंगल बना रहा है। जो हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा कोण बना रहा है और बीटा वर्टिकल के साथ बीटा कोण बना रहा है कोई ए। तो दोस्तों अगर अल्फा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाली साइड देखें, अल्फा के हिसाब से ये देखूं, तो ये होगा ए कॉस अल्फा, क्योंकि अल्फा चिपका है यहां पर। तो सर अगर अल्फा यहां नहीं है तो ये बन जाएगा ए साइन अल्फा। बहुत बढ़िया। सर अगर इस वाले को अल्फा हटा दूं तो ये देखूं तो ये बन जाएगा, देखो बीटा चिपका है ना इसके साथ, अल्फा छुपा दो, अल्फा छुपा दो, बीटा किन दोनों के बीच है? इनके, तो ये हो जाएगा ए कॉस बीटा। तो जिनके बीच में जो एंगल चिपका है वो कॉस, और ये वाला क्या बन जाएगा? ए साइन अल्फा। कमाल वाली बात यह है दोस्तों कि दोनों का मान एक ही होगा, दोनों की वैल्यू एक ही होगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो देख लो। मान लो एक 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ लग रहा है दोस्तों 60 डिग्री पे। तो समझ में आती है बात कि ये दोनों के दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे, ये और ये, तो ये 30 डिग्री होगा। तो अगर मैं 60 के हिसाब से सोचूं, सिर्फ 60 के हिसाब से, तो 60 के हिसाब से बन जाएगा 10 का कॉस 60। देखो 60 इन दोनों के बीच चिपका था, हाँ सर। और अगर 60 के हिसाब से देखूं तो ये बन जाएगा 10 का साइन 60।
मैंने किसके हिसाब से सोचा, 60 के हिसाब से, सिर्फ 60 डिग्री के हिसाब से, ठीक है। तो 10 की जगह 10 साइन 60 कितना होता है दोस्तों, √3/2, तो 5√3 आ जाएगा। किसके हिसाब से, 60 डिग्री के हिसाब से। मैं फिर बता रहा हूं अभी 60 डिग्री के हिसाब से सोच रहे हैं। 10 की जगह 10 cos 60 कितना होता है, 1/2, कट जाएगा तो दोनों में आ जाएगा 5, खत्म कहानी। आओ जरा बात करें 30 डिग्री के हिसाब से, देखते हैं सेम क्वेश्चन 30 डिग्री के हिसाब से सोचो। ये 10 न्यूटन, तो सर अगर आपने बोला इन दोनों के बीच 30 है तो ये बन जाएगा f cos 30, वेरी गुड। तो f की जगह 10, cos 30 कितना होता है दोस्तों, √3/2, आंसर आपका यही आएगा 5√3। तो चाहे इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो चाहे उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, दोनों सेम है, दोनों सेम है। a sin अल्फा a cos बीटा दोनों के दोनों सेम है, सेम वैल्यू दे रहे हैं देखो। तो कितना है 5√3। और अगर आगे देखूं तो 10 खींच रहा है कितना एंगल पे सर, यहां पर कोई वो नहीं है तो sin 30 लगाने का, sin 30 कितना होता है सर, 1/2 होने का, 1/2 होने का तो 5 आंसर आने का, सिंपल। तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो, आपको कंपोनेंट्स पता होने चाहिए। तो जिस साइड के साथ जो एंगल चिपका है वो हो जाएगा cos, इसके साथ cos अल्फा नहीं है तो ये बन जाएगा हमारा a sin, ठीक है। जिसके साथ अल्फा नहीं है वहां साइन आता है, जिसके साथ इन दोनों साइड में अल्फा चिपका था और ये वाली वैल्यू हमें पता है, तो ये वाला कंपोनेंट a cos होगा, ये वाला cos का होगा। तो खाली वाली साइड कौन सी होगी, साइन की होगी, साइन अल्फा, और a का ही तो कंपोनेंट है। सर अगर यहां पर ऐसा होता, फिर से लास्ट टाइम कर रहे हैं फिर आगे बढ़ रहे हैं, कि सर अगर यहां अल्फा दिया रहता तो बेटा अल्फा अगर एक यहां दे रखा है तो यहां बन जाता आपका cos अल्फा, तो बच्चा यहां क्या, तो क्योंकि खाली साइड है तो ये a का साइन अल्फा होगा। तो इस तरीके से आपको कंपोनेंट निकालने आने चाहिए। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात अब करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर की, कि कैसे मल्टीप्लाई होते हैं वेक्टर्स, यानी कि दो वेक्टर्स कैसे मल्टीप्लाई होता है। तो किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करके हमें एक प्रोडक्ट मिलता है, एक आंसर मिलता है। तो इमेजिन किया गया कि यार दो वेक्टरों को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी कि जब भी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो यहां पर क्या हो सकता है, जब दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो, या मैं ऐसे कह सकता हूं जब वेक्टर्स का मल्टीप्लाई हो तो वेक्टर 1 और वेक्टर 2 ने मल्टीप्लाई करके एक स्केलर आंसर दे दिया। यानी कि पहले सदिश ने और दूसरे सदिश ने गुणा होकर हमें एक अदिश राशि दे दी या अदिश आंसर दे दिया, ये एक पॉसिबिलिटी थी। दूसरा ये देखा गया कि वेक्टर 1 और वेक्टर 2 मल्टीप्लाई होकर वेक्टर ही दे दे, यानी कि दोनों वेक्टर ने मल्टीप्लाई हुआ और आंसर भी क्या दे दिया, एक वेक्टर। यानी कि वेक्टर 1 और वेक्टर 2 यानी कि पहले सदिश ने और दूसरे सदिश ने आपस में गुणा हुआ और हमें आंसर भी सदिश ही मिल गया। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, यानी कि दो सदिश को मल्टीप्लाई करके अदिश आ सकता है और दो सदिश को मल्टीप्लाई करके सदिश भी आ सकता है। दो इस वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके वेक्टर्स भी मिल सकता है और दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके स्केलर भी आंसर आ सकता है। ये दोनों पॉसिबिलिटी देखी गई। जब आंसर स्केलर आ रहा था तो इसको कहा गया दोस्तों स्केलर प्रोडक्ट, अदिश गुणन, क्योंकि मल्टीप्लाई होके क्या मिला, हमें स्केलर आंसर मिला। तो ठीक, और जब दोनों के दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे और हमें वेक्टर मिल रहा था तो इसको कहा गया वेक्टर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इंग्लिश में मल्टीप्लाई को हम कहते हैं मैथ्स के फॉर्म में अगर प्रोडक्ट बोले, ठीक है। वैसे तो उत्पाद होता है इसका मतलब, लेकिन अगर हम बात करें प्रोडक्ट तो मल्टीप्लाई को प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। तो वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट में हमारे पास आ जाएगा सदिश गुणन, यानी कि दोनों मल्टीप्लाई किए और आंसर क्या मिल गया भैया, एक वेक्टर मिल गया। तो इन दोनों में डिफाइन कैसे किया गया, सर इनको अलग अलग कैसे करना है, कहीं भी कुछ चिपका दे, नहीं दोस्तों। स्केलर को दोस्तों कहते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट, इसको डॉट से दर्शाया गया। तो जब दो वेक्टरों के बीच में डॉट होगा, डॉट, तो वो हमें स्केलर आंसर देगा। और वेक्टर को बोलते हैं दोस्तों क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि इसके बीच में आएगा क्रॉस, क्या आएगा, क्रॉस, ये हमारे पास है। तो स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। तो जैसे उदाहरण अगर मैं दूं कि जब भी दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं a डॉट b, तो आंसर आएगा दोस्तों ए बी कॉस थीटा के फॉर्म में, ठीक है। जहां पे थीटा जो होता है इन दोनों सदिशों के बीच का कोण होता है, ठीक है। वेयर थीटा इज इक्वल्स टू एंगल बिटवीन ए एंड बी,
जहां पे थीटा क्या है, एंगल है ए और बी के बीच में। वहीं पर जब दो वेक्टर आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहे हो, मान लिया मैंने ए कोई वेक्टर है, बी कोई वेक्टर, फोर्स है, मोमेंटम है, कुछ भी एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, ठीक है, टॉर्क निकाल रहे हो, बल आघूर्ण निकाल रहे हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स कर रहे हो, यानी कि लंबवत दूरी गुना बल कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, ए बी साइन थीटा यहां पर आने वाला है, और दोस्तों यहां पे आएगा एक एन कैप, क्योंकि आंसर कैसा है, वेक्टर, तो बिना वेक्टर डायरेक्शन के तो नहीं होगा, तो डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर आएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब डॉट हटता है तो कॉस थीटा आता है, और जब क्रॉस हटता है तो साइन थीटा आता है, ठीक। और कितने तरीके के प्रोडक्ट हो गए, एक हो गया स्केलर प्रोडक्ट, एक हो गया वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट, जब दोनों वेक्टर मल्टीप्लाई हुए आंसर स्केलर आ जाए, जब दो सदिश गुणा हो और आंसर अदिश आ जाए। डॉट प्रोडक्ट भी वही कहलाता है, और जब दोनों चीज आपस में मल्टीप्लाई और आंसर वेक्टर आ जाए, यानी कि दोनों आपस में गुणा और आंसर कैसा आ जाए, वेक्टर, तो इसको हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्केलर प्रोडक्ट की, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो स्केलर प्रोडक्ट पे बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने लिखा है, ये स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, अदिश गुणनफल और बिंदु गुणनफल हम इसको कहते हैं। यानी कि दोस्तों क्या हो रहा है कि दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वेक्टर 1, अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, डॉट बोलते हैं हम यहां पे, तो हम लिख सकते हैं वेक्टर 1 डॉट वेक्टर 2, यानी कि दोनों के दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर कैसा दे रहे हैं, स्केलर। मैं इसमें डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं, व्हेन टू वेक्टर्स मल्टीप्लाई टुगेदर एंड द रिजल्टेंट इज ए स्केलर, फील करो बस। वेक्टर 1 जब भी वेक्टर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, बीच में डॉट है, तो हमें आंसर स्केलर मिल रहा है। यानी कि एक सदिश, कोई एक सदिश है, उसको दूसरे सदिश के साथ आप गुणा कर रहे हैं, और कैसा गुणा कर रहे हैं, डॉट पे, तो आंसर कैसा आ रहा है, अदिश। आपका आंसर कैसा आ रहा है, अदिश, ठीक। तो इसको हम कहते हैं अदिश गुणनफल या बिंदु गुणनफल। तो देखें दोस्तों, जैसे यहां पर एक एग्जांपल, या मैं कह सकता हूं कि थोड़ा सा इसको समझें, कि अगर मैं यहां पर यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बनाता हूं, यूनिट, यानी कि मैंने यहां पर बनाया, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस, और हमने अपनी लास्ट क्लास में देखा था एक्स की दिशा बताएगा कौन, तो एक्स की पोजीशन को बताने के लिए दे दिया आई कैप, मतलब उसकी डायरेक्शन बताने के लिए आई कैप दे दिया। तो एक्स की तरफ होता है दोस्तों हमारा आई कैप दर्शाता है एक्स एक्सिस को, जे कैप दर्शाता है हमारे वाई एक्सिस को, और के कैप दर्शाता है हमारा जेड एक्सिस को। अब जब कोई चीज मल्टीप्लाई होती है तो वो भैया ऐसा होता है, खुद से भी हो सकता है और डिफरेंटली भी हो सकता है। यानी कि अगर मैं बोलूं कि जब हम आगे मल्टीप्लाई करेंगे और आपको आई डॉट आई देखने को मिल जाएगा, यानी कि पहला वेक्टर भी इधर ही जा रहा है और दूसरा भी इधर ही जा रहा है, यानी कि आई और आई दोनों के दोनों इधर ही जा रहे हैं। भाई आई का मतलब इधर की तरफ, दूसरे आई का मतलब भी इधर, और दोनों का भी गुणा करना है। तो आई को आई से जब गुणा करोगे दोस्तों, तो आप जानते हैं डॉट हटता है तो क्या आता है, कॉस थीटा आता है। डॉट हटता है तो कॉस थीटा आता है, ये अभी हमने यहां पर पढ़ा कि जब भी डॉट हटेगा तो कॉस थीटा आएगा, ठीक है सर। अब जरा सोचो, डॉट हटा कॉस थीटा आया, और थीटा है इन दोनों के बीच का एंगल, तो पहला भी इधर जा रहा है, दूसरा भी इधर जा रहा है, दुम 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 दुम, एंगल क्या है, 0। ये हैं क्या, यूनिट वेक्टर, ये हैं क्या, एकांक सदिश। एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है, 1। तो दोस्तों इस आई की वैल्यू भी 1 है, इस आई की वैल्यू भी 1 है, और कॉस 0 अपन लगा देंगे। कॉस 0 की भी वैल्यू होती है 1, सभी जानते हैं, पत्ता पत्ता सब जानते हैं ना, कॉस थीटा 0 डिग्री जब होता 1 हो। तो आंसर आया दोस्तों आई डॉट आई बराबर 1। तो जब भी आई के साथ डॉट प्रोडक्ट लेता है तो 1 आता है। वैसे ही दोस्तों जे को जे से किया मल्टीप्लाई, तो दूसरा जे भी ऊपर, ये वाला भी ऊपर, दोनों जे ऊपर, तो जब दोनों जे ऊपर तो ये बन जाएंगे जे जे कॉस थीटा। अब दोनों के डायरेक्शन सेम है तो थीटा यहां पर फिर से 0 डिग्री, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं जे डॉट जे, डायरेक्ट क्या होता है 1। और ऐसे ही दोस्तों के डॉट के भी क्या मिलेगा 1, क्योंकि के कह रहा है बोर्ड से बाहर की तरफ सू, दूसरा के भी बाहर की तरफ, तो जब दोनों साथ साथ हैं तो 1। तो यहां पर समझ में आया आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है। स्केलर में देखो आ रहा है ना आंसर, स्केलर एक नंबर आ रहा है, ठीक है सर।
चलो वापस आ जाओ थोड़ा सा, तो मैं इस पॉइंट को यहां लिख रहा हूं आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन, के डॉट के वन। ओके सर, नेक्स्ट दोस्तों आई डॉट जे, आई से डॉट हटेगा, ठीक है, जे कॉस थीटा, अब आई जा रहा है इधर, जे जा रहा है इधर, इधर 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 इधर, यानी कि टू 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 टू, आई मैं यहां, जे मैं यहां, एंगल 90 डिग्री, थीटा इन दोनों के बीच 90 डिग्री, और थीटा 90 कितना होता है दोस्तों, कॉस 90 का मान 0, यानी कि आई डॉट जे बराबर 0। दैट्स इट। यानी कि दोस्तों अब आप आई को जे से करो, आई को के से करो, के को जे से करो, कुछ भी करो, ये सब 0 आएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि सारे आपस में 90 डिग्री में भैया। आई जे, जे के, आई के आपस में क्या है, 90 डिग्री में है। तो अगर हम बोले आई डॉट के तो भी 0, अगर हम बोले आई, और तो हो गया आई के साथ जे, फिर जे डॉट आई तो भी 0, ठीक है, के डॉट आई तो 0, जे डॉट के तो 0, के डॉट जे तो 0, ठीक है सर। अब तो हो तो गया सारा, बस खत्म, कुछ भी किसी से मल्टीप्लाई करो, क्लियर है। तो सिर्फ अपने अपने में इनका भाईचारा है, बाकी सब में 0 0 0 0, बढ़िया वाला केस है। चलो एक एग्जाम्पल करते हैं फटाक से। एग्जाम्पल के तौर में दोस्तों मैं बोलूं, एक वेक्टर की वैल्यू दे रखी है 2i कैप 2j कैप प्लस 3k कैप, और बी वेक्टर आपको दिया है 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, और आपसे बोला है फाइंड a डॉट b, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट निकालो, स्केलर प्रोडक्ट निकालो, डॉट प्रोडक्ट निकालो, यानी कि आपसे बोल दिया है अदिश गुणनफल निकालो या गुणन निकालो, बिंदु गुणन निकालो। तो क्या करोगे दोस्तों, ए को छापोगे सबसे पहले, ब्रैकेट लगा दे रे, ब्रैकेट कंफ्यूजन को दूर करता है रे, फिर बीच में है डॉट, तो डॉट लगाने का, यहां पे आएगा 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। अब मुझे एक चीज तो समझ आती है, जब बचपन में पढ़ाया था तो सर ने सिखाया था कि इन दोनों को छुपा दो, 2 को सबसे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको छुपाओ, इसको छुपाओ, फिर j वाले को सबसे मल्टीप्लाई करो, बिल्कुल। लेकिन अब जरा मैं यहाँ पे गौर से सोचता हूँ दोस्तों, और गौर से ये सोचता हूँ कि यार इतना मल्टीप्लाई करूँ क्यों। अभी तो मुझे पता है आई को आई से करो, बाकी सब तो 0 है। अब आई को अगर मैं जे के पास ले जाऊंगा, आई को मैं के पे ले जाऊंगा, तो आई डॉट जे बनेगा, आई डॉट के बनेगा, 0 ही होना है। तो सबसे बढ़िया तरीका दोस्तों, आई वाले को सिर्फ आई वाले से करो, तो 2 और 4, 4 दूनी 8, आई डॉट आई, बाकी आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, खत्म, प्लस जे को आई से करूंगा तो 0, जे वाले को जे से करूंगा तो 1 बन सकता है, तो 3 डॉट जे डॉट जे, फिर जे को के से करूंगा 0, कोई फायदा नहीं, प्लस 3 4 से करूंगा पर के डॉट आई बनेगा 0, के डॉट आई 0 होता है, मतलब नहीं, के डॉट जे 0 होता है, इससे भी कोई मतलब नहीं, तो 3 दूनी 6 के डॉट के, यानी कि यहां पर सिर्फ अपने अपने से मल्टीप्लाई करो भैया, यानी कि आई वाले को आई से करो, जे वाले को जे से करो, के वाले को के से करो, बाकी सब तो 0 ही है रे। तो सर 8 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 1, सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आ जाएगा 8 प्लस 6 प्लस 6, तो 6 6 12 और 8 20 रे भाई, 20। सो दिस इज योर स्केलर प्रोडक्ट, आंसर आ गया, सिंपल आ गया। तो 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, आंसर देखना स्केलर है रे, ठीक है। तो सिंपल तरीके से आप कर सकते हो। चलिए दोस्तों बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट की। वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर, 2 वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई हुए और आंसर मिल गया वेक्टर वेक्टर, है ना। तो क्या बोल देंगे, क्रॉस, बीच में क्रॉस लगेगा, ठीक है। यानी कि पहले सदिश को दूसरे सदिश से गुणा करने पर सदिश ही मिल जाए, तो सर इस गुणा को क्या बोलेंगे, सदिश गुणनफल या क्रॉस गुणनफल, यहां पे क्रॉस आता है, ठीक। तो देखो फिर से, देखो ना यहां पर ढंग से इस क्वेश्चन को करना है भाई, कैसे होगा ये सोचो भाई। कुछ नहीं सर, इधर जे भेज दो, इधर आई भेज दो, इथे को के भेज दो, ठीक है। पहले आई आई का करता है मल्टीप्लाई, ठीक है। मुझे एक चीज पता है, मुझे एक चीज पता है, तुमको भी पता है कि सर जब क्रॉस होता है तो यहां से आता है ए बी साइन थीटा एंड एन कैप। एन कैप का समझेंगे हिसाब किताब, पर साइन थीटा आता है,
यानी कि जब भी क्रॉस हटता है तो क्या आता है, साइन थीटा। जब भी क्रॉस हटता है तो साइन थीटा आता है, याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है सर। इत्थे गया आई, इत्थे गया आई, यानी कि जब आई का क्रॉस कर रहे होंगे हम आई के साथ, आई का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, यानी कि पहला आई दूसरा आई, तो सर क्रॉस हटाओ तो लगाओ आई आई साइन थीटा और एन कैप भी लगा दो। चलो दोस्तों अब बताओ थीटा कितना होगा, ये वाला आई भी इधर, ये वाला आई भी इधर, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री और साइन 0, बच्चा बच्चा जाने 0 होता है, तो आई क्रॉस आई 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 साइन 0 हो गया 0 और एन कैप बेचारा कह रहा है मैं डायरेक्शन दूं 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 तब तक 0, तो आई क्रॉस आई तो हो गया 0, तो आई क्रॉस आई 0। सिमिलरली दोस्तों जे क्रॉस जे निकालोगे तो 0, के क्रॉस के निकालोगे तो 0। यहाँ पे अपने में ही गुंडागिर्दी है भाई, डॉट वाले अच्छे थे, अपने अपने में 1 दे देते हैं, लेकिन ये क्रॉस वाले अपने अपने में 0 दे देते हैं। लेकिन 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 सवाल आता है जब i को j से मल्टीप्लाई करें तो क्या बने। तो देखो जब i को j से मल्टीप्लाई करोगे यानी कि एक i था एक j था, यानी कि आप क्या कर रहे हो, i का क्रॉस कर रहे हो j के साथ। तो दोस्तों हमारे पास राइट हैंड थंब रूल होता है, आई के से क्रॉस, क्रॉस का मतलब होता है घूमना, क्रॉस कर्ल बोलते हैं इसको, जब हम ग्रेजुएशन में जाते हैं तो कर्ल पढ़ते हैं, कर्ल कर्ल। तो हमारे पास राइट हैंड थंब रूल है जहां पे हम फिंगर कर्ल करेंगे और अंगूठा हमें क्या बताता है, डायरेक्शन। तो देखो आई से जे को मल्टीप्लाई करना है अगर, यानी कि आई का क्रॉस निकालना है जे के साथ, तो आई से कर्ल फेंक के मारो, ये उंगली घुमाओ जे की तरफ, अंगूठा कहां रहे देखो बाहर की तरफ, तो आपको मिलेगा के। ऐसे ही आप क्या करोगे, देखो y ये होता है x ये होता है, ठीक है, y ये होता है ऐसे, x ये होता है और k आपकी तरफ है यानी कि z आपकी तरफ है। आप देखो यहां से घुमा रहा हूं मैं उंगली, ठीक है, इमेजिन करना, इमेजिन x y z। अब ये है एक 3D, ये है x ये है y और बाहर z। मैंने x से बाहर उंगली घुमाई, देखो x से y में उंगली घुमाई, कहां आया, z की तरफ, डायरेक्शन मिल गई, यानी कि I क्रॉस J के साथ K बाहर है, ठीक है सर। सर ये Y है, ये J है, ये K है, मैंने J से उंगली घुमानी है, देखो J से उंगली घुमाई किसकी तरफ, K की तरफ, तो X की डायरेक्शन, ठीक है सर। ये था, ये था, मैंने K से उंगली घुमाई, देखो K से उंगली घुमाई X की तरफ, तो Y। सिंपल है ना यार, मैंने Z से X की तरफ घुमाई। तो दोस्तों इस तरीके से बनता है हमारे पास राइट हैंड थंब रूल्स है। इतना पेपर में कौन लगाएगा, हम बताएंगे क्या करें। तो जब आपको I क्रॉस J करना हो, जब आपको J क्रॉस K करना हो, जब आपको K क्रॉस I करना हो, तो क्या करें दोस्तों, तरीका बता रहा हूं याद रखना। ऐसे लिखो I, ऐसे लिखो J और I से बगल में लिख दो K, और I से चलो J की तरफ एरो खींचो, J से चलो K की तरफ एरो खींचो और K से चलो I की तरफ एरो खींचो, एरो की मुंडी चेक करो, बस 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 काम बन गया रे। I को J से क्रॉस कराओ, मल्टीप्लाई, तो जब I और J आपस में क्रॉस हो रहा हो तो बचा क्या, K। अब सुनो, डायरेक्शन में माइनस प्लस भी होते हैं, हाँ सर, तो माइनस का K या प्लस का K, तो कुछ नहीं करना, आप जब एरो के हिसाब से चल रहे थे तो K मिला, तो बस काम खत्म, तो प्लस का K। फिर J से चलो K की तरफ, एरो 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 की तरह चल रहे हैं, एरो की तरह चल रहे हैं सर, बिल्कुल, J से K की तरफ तो मिल जाएगा I, और K से I की तरफ चलो 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 चलो, बिल्कुल हम एकदम एरो के हिसाब से चल रहे, तो K क्रॉस I बचा क्या, J, तो J लिख दो। अब उल्टा घुमाते हैं, अब उल्टा भी करते हैं, उल्टा भी करना जरूरी है भाई, चलो इससे करते हैं। J क्रॉस K I आ जाता सर, तो क्या होता, K क्रॉस J आ जाता तो क्या होता सर, I क्रॉस K आ जाता तो क्या होता, कोई दिक्कत नहीं, वापस चलो उसी पे। J को I से, क्या मेरा एरो नीचे आ रहा था और मैं उल्टा जा रहा हूं, हाँ सर, देखो मेरा एरो कह रहा है भैया I से J चलना है, J से K चलना है, घड़ी की तरह चलना है, टक 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 टक, लेकिन सर तुम तो उल्टा चल रहे हो, घड़ी से J से I, J से I, J से I बचा K, हाँ सर K, लेकिन सर एरो के उल्टा चल रहे हो आप, तो देखो ना J से I बोल रहा है तो माइनस।
सर के से जे, देखो आप एरो तो सर जे से के जाता है, देखो ये एरो की मुंडी ये रही और आप जा रहे हो के से जे, तो माइनस का आई चिपकाने का। और सर के आई से के, सर ये तो एरो के फिर उल्टा चल रहा है, एरो जा रहा है के से आई, के से आई जा रहा है मेरा एरो, लेकिन आप कह रहे हो भैया वहां पे कह रहा है आई से के चल, आई से के चल, तो क्या बचा माइनस का जे। दैट्स इट, खत्म कहानी, हो गया, मल्टीप्लाई करना आ गया। तो ये याद रखना कई बार। तो इससे एक चीज समझ में आ गई होगी, क्या सर ए क्रॉस बी से निकाला जाए तो वो कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। आई क्रॉस जे के है, लेकिन जे क्रॉस आई तो माइनस का के है, तो ए और बी को जब क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, या मैं कह सकता हूं क्रॉस प्रोडक्ट आप निकालेंगे तो इट इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस है। सिंपल, इजी, आसान सी बात है, आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए इंपॉर्टेंट, अब एग्जाम में इतना तो करोगे नहीं, तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि फॉर एन एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि आई कैप ए 2i कैप है 3j कैप है, कोई ए वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, और कोई बी वेक्टर है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप है, और आपसे बोला है ए क्रॉस बी निकाल ले रे भाई, तो क्या करोगे, ए को लिखोगे, क्रॉस लगाओगे, फिर बी को लिखोगे, यही तो करोगे, यही करोगे। फिर क्या करोगे दोस्तों, अब इस 2 को हर किसी से मल्टीप्लाई करो, तो 2 2 जा 4, आई क्रॉस आई, फिर 2 इसको छुपा दो, अब 2 को भेजो यहां, 2 2 जा 4, आई क्रॉस जे, फिर 2 को भेजो के पास तो 2, फिर आई क्रॉस के, देखो भैया आगे ये लिखना है क्योंकि इसका क्रॉस होके ये मिल रहा है, तो आई क्रॉस के। सर 2 का हो गया काम, अब 3 को करो, तो 3 3 2 जा 6, भाई इस 3 को अब इस 2 से भी करो मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा 6, जे क्रॉस आई प्लस 3 2 जा 6, जे क्रॉस जे, क्योंकि अब जे को जे से कर रहे हो, फिर 3 1 जा 3, जे क्रॉस के। ठीक है भैया, यहां तक हो गया। अब 6 को करोगे, 6 2 जा 12, के क्रॉस आई, ठीक है सर। 6 को फिर से करेंगे सर, 6 को करेंगे 2 से, तो 6 2 जा 12, के क्रॉस जे, फिर 6 को करेंगे सर के से, तो ये बन जाएगा 6 के क्रॉस के। समझ पाए? अब क्या बोलेंगे सर, जो आई क्रॉस आई है, जो जे क्रॉस जे है, जो के क्रॉस के है, वो तो 0 होता है, अभी देखा था हमने, अपना आपस में तो 0 0 चल रहा, आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0, तो ये तो हो लिया सर 0। तो दोस्तों इसको हटाओगे बचेगा 4 आई क्रॉस जे। अब देखो 4 की जगह 4, आई जे के, तो देखो क्या है, आई से जे, आई से जे यानी कि के, प्लस का के कैप, हाँ सर क्योंकि आप एरो के हिसाब से चल रहे हो, इसका भी काम खत्म, प्लस 2 आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के उल्टा जा रहे हो सर आप, तो एरो ऐसे होता है, एरो तो ये होता है, लेकिन उल्टा बोल रहा, तो माइनस का जे। एक एक चीज को ध्यान से देखो, ये भी हो गया, ये भी हो गया, आ जाओ इसमें, प्लस की जगह प्लस, 6 की जगह जे क्रॉस आई, सर जे क्रॉस आई ये तो उल्टा जा रहा है, यानी कि माइनस का के, सर ये भी हो गया। आ जाओ, जे क्रॉस जे हो गया, ये तो ये 0 हो गया, ठीक है, ये बचा 3, जे क्रॉस के, जे से के एरो बिल्कुल सही है, तो प्लस का आई, ये भी हो गया सॉल्व। आ जाओ के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, ठीक है, जे होता है तो ये 12 जे बन गया, प्लस 12 के क्रॉस जे उल्टा जा रहे हो सर, एरो ऐसे चलता है, यानी कि माइनस का आई, कितना बन गया 12 के बाद ये बचा ना, 12 हो चुका था, 12 के क्रॉस जे, अच्छा के क्रॉस जे तो माइनस का आई, तो बन जाएगा 12 माइनस का आई प्लस 6 के क्रॉस के 0, खत्म कहानी। तो ये बन गया दोस्तों। अब क्या किया जाएगा, अब इसको करने के लिए मैं थोड़ा इसको ऊपर शिफ्ट करूं थोड़ा सा, हाँ चलो यहाँ सॉल्व करते हैं। तो 4 के कैप माइनस का 2 जे कैप माइनस का 6 के कैप प्लस 3 आई कैप प्लस 12 जे कैप माइनस 12 आई कैप, तो आई वाले साथ लेने के, हाँ सर, तो ये बनेगा माइनस का 9 आई कैप, ठीक है सर।
आई वाले हो गए सर, जे वाले तो 12 में से 2 हो जाएंगे, तो सर 10 का जे कैप, प्लस माइनस देख लेना, प्लस का साइन बड़ा है, और देखो ये माइनस का 6 है और ये प्लस का 4 है, तो माइनस का 2 के कैप, ये बन गया हमारा आंसर। इतना घुमाना पड़ेगा, लेकिन मैं कहता हूं इतना घुमाने से बेटर मैं आपको एक मेथड देता हूं, विच इज एग्जाम मेथड। पेपर में कैसे करके आना है एग्जाम में, तो एग्जाम में करना है दोस्तों डिटर्मिनेंट मेथड, ठीक है, डिटर्मिनेंट मेथड बहुत आसान है, बहुत आसान। देखो मान लो मैंने एक वेक्टर कंसीडर कर दिया, ए वेक्टर बराबर a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, और बी वेक्टर हमें दे दिया a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप, ये दे दिया, और हमसे बोल दिया a क्रॉस b निकालो, a क्रॉस b निकालो। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना दोस्तों, कुछ नहीं करना, ऐसे बनाना i, ऐसे बनाना j, ऐसे बनाना k। अब देखो जो i के साथ लिखा है उसको लिख दो यहाँ पर, a1 था और a2 था, खत्म कहानी। j के साथ क्या लिखा है b1 और यहाँ क्या लिखा है b2, खत्म कहानी। और k के साथ लिखा है c1 c2। अब बस कुछ मत करो, अब बस कुछ, और बहुत आसान हो गया। i लिखना ऐसे और ब्रैकेट लगा दो, i वाला पूरा छुपा दो, टुडुम, तो क्या बचा, देखो i वाला पूरा छुपाओ, ये वाला भी छुपा दो, ये भी छुपा दो, तो b1 b2 c1 c2, तो यहाँ लिख दो b1 b2 c1 c2। j हमेशा माइनस का लगाना है, ठीक है, माइनस का j, फिर j छुपा दो, क्या बचा a1 a2 c1 c2, तो लिख दो a1 a2 c1 c2, फिर प्लस का k कैप लगा दो, k वाला छुपा दो, क्या बचा a1 a2 b1 b2, दैट्स इट, खत्म कहानी। बोल लो तारा रा, अब बस सॉल्व कर दो ना यार, क्या बच गया, आई की जगह आई, देखो इसको मारो हिट यहाँ टुम, तो b1 c2, फिर ये मल्टीप्लाई यहाँ माइनस के साथ b1 b2 c1, लो हो गया खत्म। फिर माइनस का j कैप ऐसी है, इसको यहाँ मारो मल्टीप्लाई, तो a1 c2, इसको यहाँ करो माइनस का a2 c1, खत्म। प्लस की जगह प्लस, k कैप की जगह k कैप, ट्रिंग a1 b2 ट्रिंग a2 b1, और बीच में लगाने का है माइनस, लो खत्म। ऐसे निकाल सकता है रे, आराम से आंसर आता है रे। दिस इज योर a क्रॉस b, एक सेकंड ना, मैग्नीट्यूड लगा दिया है, a क्रॉस b वेक्टर। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, फिर रैप अप करते हैं सेशन को, और यहीं पर हमारा स्केलर वेक्टर खत्म, पूरा का पूरा। देखा, सारी की सारी कहानी आपके पास है। मान लो a वेक्टर की वैल्यू दे रखी थी, कितनी दे रखी थी, लगा लेते हैं, चलो 2i कैप प्लस 3k कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। b वेक्टर की वैल्यू दे रखी है i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। हमसे बोल दिया a क्रॉस b निकालो, a क्रॉस b निकालो। क्या किया जाए सर, कुछ मत करने का, ऐसे डंडे खींचने के, इधर लिखने का है i, इधर लिखने का है j, इधर लिखने का k। i के नीचे क्या क्या है, 2 रे 1, इसके कोफिशिएंट इसके नीचे, इसके साथ क्या है 3 और 1, तो 3 और 1। अच्छा दोस्तों यहाँ पे माइनस होता तो माइनस लेना होता, ठीक है, अगर यहाँ पे मान लो प्लस की जगह माइनस होता तो आप लेते हैं यहाँ पर 4 और माइनस का 2, ठीक है। चलो माइनस ही लेके करते हैं। आपसे बोल दिया है a क्रॉस b, सर आपने बताया था i लिखने का, हाँ i लिखने का, i को छुपा दो, ये j है, i को छुपा दो, तो क्या बचा 3 1, लिख दो 3 1 4 माइनस 2, फिर j लिखो, j हमेशा माइनस में होता है, ठीक है सर। फिर लिखो सर j छुपाने के बाद 2 1 4 माइनस 2, ठीक है सर। फिर k के छुपा दो, तो प्लस का k कैप, k वाला छुपा दो, पूरा छुपा दिया सर, 2 1 3 1, लो। अच्छा दोस्तों सुनना ध्यान से, मल्टीप्लाई जब भी आप बनाते होंगे तो ऐसे ऐसे बनाते हो, हैं ऐसे तो नहीं बनाता ना कोई मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हिट हमेशा ऐसे मानना है, ऐसे मल्टीप्लाई में ऐसे पहले होगा फिर ऐसे होगा, ठीक है। बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, 4 एकम 4 पहले लिख देते, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, इसको ना ना ना, स्टार्टिंग फ्रॉम 3 से लिखो, 3 2 से 6 ऐसे करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे आई कैप, सारी कंफ्यूजन बता रहा हूँ जितनी ऑफलाइन बच्चों को होती है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर से शुरू करेंगे, ऊपर से ऐसे ऐसे चलना, ऊपर से पहले वाले से शुरू करते हैं। तो 3 2 से 6, वो भी माइनस का, भाई 3 दूनी 6 होता है माइनस का, 4 एकम 4 होगा बिल्कुल, और यहाँ पे माइनस आ जाता है।
बीच में माइनस का जो है कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट। फिर ऊपर से शुरू करो, 2 दूनी 4, वो भी माइनस का, 2 इंटू 2 माइनस का 4, और ये इसको हिट मारेगा तो माइनस का फिर से 4, 4 एकम 4 और बीच में माइनस फॉर्मूले का, टिक, प्लस के, टिक टिक 2, टिक टिक 3 और बीच में माइनस फॉर्मूले का। बस दोस्तों हो गया सॉल्व। ले कितनी जल्दी हो गया। माइनस का 10 आई कैप, माइनस का जे ऐसे रखने का, और ये माइनस माइनस का 8 बन जाएगा, तो माइनस का 8 लिख देता हूँ। चलो ब्रैकेट लगा देते हैं कि माइनस का कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अपन जब सीख रहे हैं उसके बाद तो तुम उड़ा दो इन क्वेश्चंस को। तो बस दोस्तों अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना हो तो क्या काम, माइनस का 10 आई कैप, माइनस माइनस प्लस 8 जे कैप, माइनस का के कैप, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज ए क्रॉस बी। तो था ना आसान तरीका, इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखना है कैसे करना है, आई जे के लिखना है, आई को छुपाने के बाद आई के साथ सारे कोफिशिएंट लिख दो, जे के नीचे, के के नीचे। माइनस का ध्यान जरूर रखें, अगर माइनस कहीं पर जे के आगे भी होता तो माइनस ले लेते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो कभी दोस्तों टॉर्क निकालने को आ जाए, क्योंकि जनरली टॉर्क पूछा जाता है, तो टॉर्क होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, ये याद रखिएगा। यानी कि कभी बल आघूर्ण निकालने को कहे तो ये होता है लंबवत दूरी गुणा बल। तो पहले लंबवत दूरी यानी कि जो पहले लिखा है आगे, सबसे पहले ऊपर उसके कोफिशिएंट लिखे जाएंगे, और जो पीछे लिखा है बाद में उसके लिखे जाएंगे। कीप इन माइंड, ध्यान में रखिएगा। तो ऐसे करके आप इस पूरे वेक्टर चैप्टर के प्रो बन जाएंगे, क्योंकि अब यहां पर हमारा ये चैप्टर होता है खत्म। नेक्स्ट क्लास में इसके प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स इस पे करेंगे, जिससे आपका ये पूरा वेक्टर आपके पास हो। आपका एक भी क्वेश्चन अगर वेक्टर से आए तो आप जाने ना दे। तो यूनिट मेजरमेंट कंप्लीट थोरोली हम पढ़ चुके हैं, वेक्टर्स पढ़ चुके हैं। इसके बाद चलेंगे काइनेमेटिक्स की ओर, क्योंकि काइनेमेटिक्स बहुत जरूरी है और मजा आएगा आपको काइनेमेटिक्स में, क्योंकि काइनेमेटिक्स पढ़ने के बाद आपके मोस्ट प्रोबेबली 4-5 क्वेश्चन आपके एयरफोर्स एक्स ग्रुप के आपके मुट्ठी पे हैं, क्योंकि हम काइनेमेटिक्स में इतना कुछ पढ़ लेंगे, इतनी सारी चीजें जान लेंगे कि भाई आगे के चैप्टर तो मजे आने लग जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगती हो तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इसे बनाने में। और यस ऑब्वियसली मैं एक ही शूट पे बनाता हूँ, 50 मिनट की बने, 50 मिनट या 1 घंटे की बने, ये कंप्लीट बिना एडिटिंग वीडियो है। सीधे ये जो मैंने क्लास ली थी दैट इज टोटली एक ही बारी में शूट है। आप लाइव भी पढ़ोगे तो मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, यहाँ पे कहीं पर भी मैंने कोई भी एडिट्स नहीं डाले हैं, ये कंप्लीट वीडियो है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत मेहनत लगती है। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। लाइव अगर लाइव क्लास आप चाहते हैं तो जल्द से जल्द मैं लाइव क्लास लेके आने की कोशिश करूंगा, इंटरेक्शन करूंगा, डाउट्स भी लाइव क्लास में सॉल्व हो जाएंगे, एंड दैट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग क्लास। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।